नमस्कार, मैं श्रेया दो। आप देख रहे हैं वाराणसी के होटल रमाडा में आयोजित एडमिशन फेयर पर क्लाउन टाइम्स के विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज एडमिशन फेयर में प्रख्यात कैरियर काउंसलर और मेंटर अनुपम रघुवंशी ने अपने सेमिनार में विद्यार्थियों को उनकी सफलता के लिए कई ऐसे सुझाव दिए जिसे सुनकर वे आश्चर्यचकित हो गए। बताते चलें कि सफलता का पैमाना टॉपर होना नहीं है, बल्कि विद्यार्थी अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानने की जरूरत है, जिससे हो सकता है कि वे किसी भी फील्ड में एक दिन कुछ ऐसा कर गुजरे जिससे उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस वक्त हमारे साथ हैं टाइम कोचिंग के अनुपम रघुवंशी जी। अनुपम जी, पहले तो क्लाउन टाइम्स में आपका स्वागत है। आप यहाँ एडमिशन फेयर में आज आपका सेमिनार है, क्या है पूरा विषय? बच्चों के करियर को सिलेक्ट करने की जो प्रक्रिया है वो आज वही नहीं है जो आज से 20 साल पहले की हुआ करती थी। और जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति को कोई क्षय हो, कोई रोग हो और वो अपनी पीली आंखें और पीले नाखून लेके समझ जाए कि उसको पीलिया हुआ है, ये शायद 30 साल 40 साल पहले तक तो ये बात सत्य रहती, लेकिन आज की डेट में वो 23 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और अगर हमें ये ना पता चले कि किस तरह की वो वाकई बीमारी है जिसके लिए हमें एक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर भी देख करके शायद ना बता पाए, तो उसके लिए वो टेस्ट कराएगा और टेस्ट के बाद ये डायग्नोसिस के बाद निकलेगा प्रोग्नोसिस कि भाई एग्जैक्टली आपको हुआ क्या है, और तब उसकी एक एनालिसिस बनेगी जिसमें कि आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। करियर को भी जो सिलेक्ट करने की प्रक्रिया है वो हर साल करियर्स बदल रहे हैं। पिछले 15-20 सालों में जो बदलाव आया है और अभी जो 3-4 सालों में आया है, ये बराबर है। और पिछले 20 सालों का बदलाव उसके पहले के 50 सालों के बदलाव के बराबर था। और अब तो मुझे लगता है ऐसा है, एक एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपसे बता सकता हूँ कि हर साल ही करियर्स नए आ रहे हैं, बदल रहे हैं। एक जर्मनी की कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई करियर की कि 2030 के जो टॉप 10 करियर ऑप्शन हैं, 5 उसमें से एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम बच्चों को किन चीज़ों के लिए पढ़ा रहे हैं? क्या कुछ ऐसा करेंगे कि 4 साल 5 साल 6 साल बच्चा जब पढ़ के निकले तो उस तरह के करियर्स की कोई आवश्यकता ही न रहे? तो करियर काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको CBSE ने भी माना है नई शिक्षा नीति के तहत, जो करिकुलम फ्रेमवर्क बना है भारत सरकार का और जो पूरी दुनिया में हो रहा है पहले से, कि करियर काउंसलिंग के थ्रू ये जानने की कोशिश की जाए कि बच्चे की अपनी नैसर्गिक क्षमताएँ क्या हैं। 2 चीज़ें, उसकी प्रकृति क्या है और उसकी प्रवृत्ति क्या है। और उसकी प्रकृति, प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें उसके अंदर हैं, हो सकता है कि अभी तक दिख न रही हों। कुछ चीज़ें, जैसे एक बच्चा क्लास 11 तक बहुत छोटा सा था और ग्रेजुएशन के समय वो अचानक से सबसे लंबा हो गया पूरे क्लास में, तो उसकी अगर प्रकृति के मूल में लंबा होना है तो वो पता लगाया जा सकता है। आज फिजियोलॉजिकली पता लगाना कुछ क्लिनिकल टेस्ट के थ्रू जैसे पॉसिबल है, वैसे ही मेटाफिजिकली पता लगाना कुछ साइकोमेट्रिक एनालिसिस हुई, साइकोसोमेटिक असेसमेंट्स हुए, इनके थ्रू भी पॉसिबल है। तो जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को अगर चाहते हैं कि वो कल को बढ़िया करियर उनका मिले, तो वो बच्चे क्या बनेंगे इस पे ध्यान न दें, बच्चे बने रहें और क्या हैं इस बात पे वो ध्यान दें। तो उसकी IQ क्या है, उसका इमोशनल कोशेंट क्या है, उसकी एप्टीट्यूड क्या है, कितनी है, और उसकी पर्सनालिटी किस टाइप की है। अगर हम इन चीज़ों का पता लगाएं तो हम ये देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों को बच्चा कर सकने में सक्षम है और किस किस दिशा में इन चीज़ों को किया जा सकता है। तब 360 डिग्री में से हो सकता है कि मेरे लिए बचे ही सिर्फ 15 डिग्री, लेकिन उससे 2 चीज़ निकल के ज़रूर आएगी कि बच्चा जो भी करे कुछ ऐसा भी उसको बताया जा सके। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था जिसको मैंने बताया उसके पेरेंट्स को कि भाई इनको आप सेप्ट अहमदाबाद भेज दीजिए, डिज़ाइन थिंकिंग के बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस में से है और शायद मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा वहाँ करेंगे। और पेरेंट्स ने, बच्चे ने, किसी ने सुना नहीं था उसके बारे में। ये बच्चा न सिर्फ सेप्ट अहमदाबाद जाता है, वहाँ का टॉपर, वो एक नेशनल कॉम्पिटिशन है, उसको क्वालिफाई करता है थोड़ी सी मेहनत से। क्योंकि जिसके अंदर वो चीज़ है, अगर आपको पसंद है, आपके लायक वो चीज़ है, तो आप उसको पैशन की तरह करते हैं, फिर आप उसको 24 घंटे कर सकते हैं और आप थकते नहीं हैं। और वहाँ का वो टॉपर निकला और आज एक 26 लाख के पैकेज पे वो ऐसे संस्थान से निकल करके जो IIT नहीं है इसी देश में काम कर रहा है। तो जितने भी पूरे विश्व में करियर हैं, 2819 ये एग्जैक्ट रैंकिंग है जो इस साल की रिलीज़ हुई है, इन सभी में कोई ना कोई बिलियनेयर है। तो हम ये ना सोचें कि किस करियर में पैसा ज़्यादा है या फिर अभिभूत हो जाएं कि पिताजी ये थे तो बच्चे को वही बनना चाहिए। बच्चा बन तो जाएगा लेकिन बना नहीं रहेगा उस करियर में। अनुपम जी, एक सवाल है कि
इस समय जो इंटर का परीक्षा परिणाम आ रहा है, सभी विद्यालयों में इस बात को लेकर होड़ मची हुई है कि उनके यहाँ का टॉपर कौन है, वही नंबर 1 है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या टॉपर बच्चे ही भविष्य में कुछ अच्छा कर सकते हैं, सभी अच्छा कर सकते हैं? इस बारे में थोड़ा सा बताइए। कोई भी जो बच्चा टॉपर होता है वो दो तरीके से, मार्क्स को अगर हम बेस बना के टॉपर्स की तुलना करें या उसकी श्रेणी में उसको रखें तो उसमें दो चीज़ें आएंगी। पहला ये कि कोई भी बच्चा अगर आज की डेट में कहीं पे भी ज़्यादा मार्क्स पाता है, अगर आप किसी ट्रेन में हैं और जो भी व्यक्ति उस ट्रेन के फर्स्ट क्लास एसी में ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब उसने ज़्यादा पैसे दिए हैं, उसके पास होंगे तभी उसने दिए। उसी तरीके से किसी स्कूल में भी अगर मार्क्स की हम बात करें तो जिस बच्चे की कैपेसिटी ऑफ लर्निंग ज़्यादा होगी उस बच्चे ने या तो ज़्यादा नंबर लाए होंगे खेलते कूदते भी, या जिस बच्चे ने कुछ और न किया होगा, सिर्फ ध्यान दिया होगा पढ़ाई पे, चाहे स्कूल की वजह से या माँ बाप की वजह से या स्वयं की वजह से, तो भी उसके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन 2022 में एक बहुत बड़ा बदलाव इस देश में हुआ कि भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से ये चीज़ इंश्योर कर दिया, CUET को बुला करके, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन, जो पहले तो बना था खाली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, लेकिन अब 193 विश्वविद्यालय हैं इस देश के जो कि गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, जो उसका स्कोर लेंगी। तो पहले क्या था 2021 तक लास्ट कि 99% पे, 99.5% पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस के एडमिशन बंद होते थे। तो कहीं ना कहीं एक अंधी होड़ ज़रूर थी कि भाई अगर आपका परसेंटेज अच्छा नहीं आएगा तो उन भारत के टॉप संस्थानों में जहाँ पे परसेंटेज को बेस बना करके एडमिशन्स होते हैं आपका नहीं होगा। लेकिन और चूंकि ये व्यवस्था बहुत पहले से थी और अब कालांतर में जब ये बदलाव आया तो इस चीज़ को ख़त्म होने में अभी टाइम लगेगा। तो पहले तो वो बच्चे जो अपनी वजह से, दूसरे जो स्कूल की वजह से, लेकिन स्कूलों द्वारा इस चीज़ को प्रमोट किया जाना ये शायद 1-2 साल और रहेगा, क्योंकि जल्दी ही स्कूल्स को ये समझ में आने वाला है कि उनके यहाँ का लीडर बोर्ड 96, 98 और 99 परसेंटेजेस से नहीं अब आने वाला है। अगर किसी स्कूल के 95 के ऊपर 6 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं तो प्रश्न ये आएगा कि इन 10 बच्चों में से कितने बच्चों का कहाँ सिलेक्शन हुआ। और लास्ट ईयर की अगर आप लीडर बोर्ड देखिए तो मुझे लगता है कि 90% स्कूलों के साथ ये हादसा हुआ है, जहां उन्होंने पूरा का पूरा जोर लगाया और नंबर अच्छे लाए, और इस चक्कर में वो ये भूल गए कि एग्जामिनेशंस को क्रैक भी करना है। तो जिसने साल भर पूरा ध्यान अपने डोमेन पे लगाया वो अपने जनरल और अपने इंग्लिश और अपने एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर पाया और इस वजह से उसका नहीं हुआ। लास्ट ईयर मैं बताता हूँ, जैसे जहाँ का मैं जानता हूँ, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन LSR इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए इस देश में सर्वोच्च संस्थान है, लड़कियों का है, और 2021 में 99.25% पे उसका लास्ट कट ऑफ गया था। लास्ट ईयर जो एडमिशन्स हुए हैं, मेरा एक सेशन था अभी 3 महीने पहले वहाँ पे, लास्ट ईयर जो एडमिशन्स हुए हैं CUET के थ्रू, उसमें एक हास्यास्पद चीज़ देखने को आई है कि 90% से ऊपर, मैं 99 की तो बात ही नहीं कर रहा, 90% से ऊपर जितने बच्चों की संख्या है उस कॉलेज में जो देश का सर्वोच्च है CUET में जो पाके आए, उतनी ही संख्या 90 से कम, और वो 68 तक मिनिमम है, और जनरल की आपसे बात कर रहा हूँ। तो सब ये किला ध्वस्त हो चुका है। स्कूल्स को बहुत जल्दी समझ में आएगा कि उनके लीडर बोर्ड्स में ये भी बताना आवश्यक है कि जो उनके बच्चे परसेंटेज ले आए वो कहाँ गए फिर। तो ऐसा भी देखने में आया कि 72% वाले का SRCC में हो गया, 81% वाले का सेंट स्टीफेंस में हो गया, सारे जनरल कैंडिडेट्स, मतलब और भी होंगे जो किसी और कैटेगरी में होंगे, उनका मैं नहीं जानता। तो कहीं ना कहीं से ये चीज़ छद्म रूप से जो थी वो टूट गई है, और इस नंबर की होड़ को इस सरकार ने ख़त्म किया। और अगले 3 साल के अंदर, अगर आप मैंडेट जानते हो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का, तो 3 साल के अंदर ये सब ग्रेड्स में बदल जाएगा कि आप 90 के ऊपर हैं तो आपका 1 ग्रेड हो जाएगा, जैसे आपका हाई स्कूल का पहले किया था, बाद में दोबारा से भी हो जाएगा। तो ये होना बड़ा आवश्यक है। 2 चीज़ें यहाँ पे होनी बड़ी आवश्यक हैं, IIT और PMT जैसे नीट जैसे एग्जामिनेशन, जिसमें डेप्थ 100 मीटर की होती है, और उस 100 मीटर में से उस कोर्स में सिर्फ 10 या 15 मीटर पढ़ाया जाता है अगले 4 या 5 साल तक, और बच्चे को अंत तक ये पता नहीं होता कि जो रिसर्च लेवल की उसने पढ़ाई की है 85% की, वो करे क्या उसका। तो ये सब ख़त्म होना चाहिए। एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन इसका आंसर है। विश्व के जो सर्वोच्च कॉलेजेस हैं, कैलटेक हुआ, MIT हुआ, वहाँ पे एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन है SAT, और इंडिया में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड है IIT-JEE। तो कहीं ना कहीं ये डाइकोटोमी है जो टूटेगी, तिलिस्म टूटेगा। लेकिन आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि अब पेरेंट्स को इस बात पे बिल्कुल नहीं ध्यान देना चाहिए
क्योंकि अब आज के फ्रेमवर्क में एक्टिविटीज़ का बड़ा रोल है, स्किल्स का बहुत रोल है। तो कौन सा स्कूल अपने पढ़ाई के साथ साथ, इसका मतलब पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ करे ऐसा नहीं है, लेकिन जिस भी व्यक्ति के अंदर एक गिलास है 200 ml की, तो उसमें आप कितना भी नल खोल के भरना शुरू कीजिए, 200 ml के ऊपर नहीं वो भरेगा। तो जिस बच्चे को जितना लेना है वो उतना ले ही लेगा, और जो उसके ऊपर आप डालते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको आप स्किल्स की तरफ मोड़ दीजिए। टोटल रैंक 1300 कुछ के आसपास नहीं है, टोटल नेट रैंक, और 650 के आसपास जनरल की, तो आपको कंप्यूटर साइंस में निकलेगा। अब हर बच्चा अगर ये चाहता है कि हम IT बॉम्बे से आके कंप्यूटर साइंस करें, तो कम से कम चाहता है कि मरी के इसमें भी कंप्यूटर साइंस को मिल जाए, और वो नहीं मिलने देगी। उसको मिलता क्या है, कितनी टोटल सीटें हैं इसमें, टोटल 8%, और मिलता उसको क्या है, सिरेमिक मिलता है, सिविल मिलता है, मैकेनिकल मिलता है, मेटलर्जी मिलती है, जिसको कई लोगों को तो सुना नहीं होता कि ये है क्या। तो फिर भाई कम से कम तुम्हें कॉलेज तो मिला, चलो 10,000 11,000 तो कॉलेज मिल गया, और बाकी के भी 20-25 हज़ार को मिल गया NIT और IIIT, और कुछ और जोड़ लो तो मिल जाएगा बिट्स पिलानी टाइप्स या BIT दूसरा। उसके बाद क्या मिला, तो जो पैसा देकर के अपनी डिग्रियाँ कहीं से ले गए तो वही गलत बात है। बट अगर हम और भी प्राइवेट क्वालिटी कॉलेजेस की बात करें तो 15-20 और जोड़ लेते हैं, BIT आ गया, SRM, बहुत सारे अच्छे हैं जो दे रहे। स्वयं विनयाद्याति पात्रताम। तो अगर आप पात्रता की बात करते हो, जिस विनम्रता, जो विद्या से आपको विनम्रता यानी सहनशीलता, सोचने की शक्ति मिली है, उसको जब आप मूर्त रूप में कहीं अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन बेस्ड ले जाते हो, then that is called as experiential learning. And unless some child is not experientially learned, he will not be able to understand कि उसका जो फ्यूचर है एग्जैक्टली वो कहां होगा। तो टॉप 10 में कौन है, टीचर किसको आपके सामने लाएगी, वो टॉप 10 बच्चों को, मैं बोलूं 10 बच्चों को ले आइए। ये एक्सपेरिमेंट मैंने एक बहुत बड़ी स्कूल चेन है गुजरात की, उसके साथ किया था, जिनको मैं काउंसिल करता हूं, और वहां पे ये बताया कि भाई नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मार्क्स को हटा के हम एबिलिटी की अब बात करेंगे। तो एबिलिटी के पैरामीटर मैंने क्या बनाए वो मैं आपसे भी तय करूंगा, अपने अंदर जरा उसको खोजिए। पहला कि बच्चे का फोकस और कंसंट्रेशन कैसा है। अब फोकस तब होता है, देखो फोकस क्या है, फोकस बीच की चीजों को खा जाता है, फोकस हमेशा एंड से कनेक्ट करता है। कि अगर मुझे पता चल जाए कि इस सभा के बाद अंत में मैं क्या, अभी मैं एक कॉलेज में वर्कशॉप ले रहा था आज से 7 दिन पहले, जहां पे 500 बच्चे बैठे थे, और आज यहाँ पे 25-30 लोग खाली बैठे हैं। क्या इस बात से मेरे वाणी में कोई विराम लग रहा है, कि मेरे बोलने में, मेरे पैशन में तुम्हें कोई कमी लग रही है? नहीं। और मैं यहाँ पेड नहीं हूं, ये भी बात सुनो, अपने खुद के शौक से आया हूं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहां पे तुम्हारा फोकस है। ये ऑब्जेक्टिव अगर तुम्हारे पास है तो फोकस होगा। प्रॉब्लम ये है कि हम में से बहुतों के पास ऑब्जेक्टिव नहीं, ड्रीम्स हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं, और ड्रीम भी खोखली है, बिना जानकारी के है। मैं अपने बच्चे को ये कराना चाहता हूं, बनाना चाहता हूं, क्या मतलब है? हर व्यक्ति जिसके घर का कोई भगवान न करे आईसीयू में है, वो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति बोलता है कि मैं अपने फैमिली मेंबर को किसी तरीके से ठीक करना चाहता हूं, कुछ भी करके। क्या सारे लोग ठीक हो जाते हैं? 2021 में कोविड काल में जितने लोग आईसीयू में गए, क्या सारे बाहर आ गए? नहीं आए। चाहते तो सब लोग थे कि आ जाएं। तो हमारा ये चाहने से नहीं होगा, हमें अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति का बैलेंस फोकस से समझना पड़ेगा कि फोकस बन रहा है कि नहीं। तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या इस बात से ज्यादा बढ़ता कि यहां पे 200 लोग बैठे हैं और कुछ लोग खड़े भी हैं कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है इसलिए ज्यादा ध्यान दो, या फिर इस बात से हो रहा है कि मैं यहां कुछ लेने आया हूं, अगर मैं अकेले भी हूं तो मुझे वो कहानी पता है जहां पे द्रोणाचार्य अर्जुन को सिखा रहे थे, लेकिन झाड़ियों झुरमुट के पीछे से एक बच्चे ने रोज देखा कि वो कैसे सिखा रहे हैं, और अर्जुन से बड़ा धनुर्धर वो बन गया उस कालखंड का। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम अगर सीखने की तुम्हारे अंदर प्रवृत्ति है तो ये क्यों है? ये कोई आत्मबल नहीं है, ये प्रकृति नहीं है, ये प्रवृत्ति है, क्योंकि तुम ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर रहे हो कि ऑब्जेक्टिवली व्हाट आई एम गोइंग टू अचीव इन द एंड ऑफ द सेशन, इन द एंड ऑफ द डे, इन द एंड ऑफ दिस लाइफ। जिसको हम अगर लगातार फोकस्ड रहे तो उसको गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन शुरू में तो ऑब्जेक्टिव ही होगा। और कंसंट्रेशन, मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव फोकस क्या होता है, लास्ट का होता है, इसके बीच में जो होता है वो कंसंट्रेशन होता है। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।